डियर स्टूडेंट, कल हम लोग क्लास 11th का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कल यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, केमिकल कम्युनिकेशन बोलेंगे, केमिकल कम्युनिकेशन, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम। बच्चों, 18वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि कोई यौगिक अगर बन रहा है तो उसमें जो तत्व मिल रहे हैं तो तत्व किस अनुपात मिलते हैं, उनका अनुपात भी निश्चित होना चाहिए, उनकी मात्रा भी फिक्स होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों पे अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने कुछ नियम दिए जिसमें इसको वर्गीकृत किया गया रासायनिक संयोग के नियम को। पहले टॉपिक इसमें आया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब ये क्या चीज है, ये कहां से आ गया? तो सब लोग जानते होंगे, सब लोग को पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। उसी पर आधारित ये नियम है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ यूज किए जाते हैं वो सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब क्या है, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। उसमें आता क्या है कि अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक यानी रिएक्टेंट की जो भार होगा, प्रोडक्ट का भार भी उतना ही होगा। ठीक, इस नियम को 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे एंटोइन लेवोइजियर वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही द्रव्य उत्पन्न किया जा सकता है। इन बताएं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, हम कहें किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहता है। अर्थात जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक के अणुओं का होना, जो यानी जो अभिकारक के पदार्थ होंगे उनकी जो द्रव्यमान होगी, अर्थात अभिक्रिया के पूर्व
अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद अर्थात बने पदार्थ का कुल द्रव्यमान। अब एक उदाहरण हम लेते हैं बच्चों, उदाहरण लेते हैं कि अगर एक उदाहरण लेते हैं कि अगर 24 ग्राम मैग्नीशियम Mg 24 ग्राम मैग्नीशियम अगर क्रिया करे 16 ग्राम ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन गैस है, गैस को हम डायटोमिक बोलते हैं तो इसीलिए O2 लिखा गया है। तो अभिक्रिया के होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो कितना ग्राम MgO बनेगा? तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अगर बात किया जाए तो देखें Mg प्लस O2 हाफ O2 और ये बनाएगा MgO। ठीक है, यहां पे ये 40 ग्राम बन रहा है, यानी ये 24 ग्राम और ये 16 ग्राम और ये बनेगा 40 ग्राम। अब अभिक्रिया के पूर्व यानी इनका टोटल भार कितना हो रहा है? 24 धन 16 बराबर 40 ग्राम और अभिक्रिया के बाद का भार क्या है? 40 ग्राम। मतलब ये जो अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया जो हुई है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हुई है। यहाँ पे ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यह है अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 100 ग्राम, क्वेश्चन आएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 44 ग्राम CO2 और 56 ग्राम CaO प्राप्त होता है। क्या यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करती है? बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। इसके जगह और भी कुछ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही हो, कुछ भी हो सकता है। 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम हो सकता है, 400 ग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये हमें पता करनी है कि ये जो अभिक्रिया हुई यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट गर्म हुआ सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, हम यहाँ तीर के ऊपर लिखेंगे गर्म करने पर हमें क्या क्या मिल रहा है पहले उसको लिखना है। हमें मिल रहा है CO2 धन CaO। अब बात यह है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी मात्रा कितनी है? 100 ग्राम।
जो CO2 बन रहा है उसकी मात्रा कितनी है? 44 ग्राम। और जो CaO बन रहा है उसकी मात्रा कितनी है? 56 ग्राम। अब हमें ये पता लगाना है कि जो अभिक्रिया हुई वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करती है कि नहीं करती है? करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है बच्चों? हमारे सामने क्या है? 100 ग्राम। 100 ग्राम यानी हम ये यहां लिख सकते हैं अभिकारक का कुल द्रव्यमान, मतलब लिख सकते हैं CaCO3 का द्रव्यमान, हम ये लिख सकते हैं, बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? CO2 का द्रव्यमान धन CaO का द्रव्यमान। CO2 का द्रव्यमान कितना है बच्चों? 44 ग्राम। और CaO का कितना है? 56 ग्राम। हम दोनों को मर्ज करेंगे। अगर दोनों को जोड़ दें, अगर 100 ग्राम आएगा तो जाके अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करेगी। यानी यहाँ पे 4 और 6 10, 5 4 9 और 1 10, 100 ग्राम आ गया। इन दोनों का योग कितना आ गया? 100 ग्राम। यानी अभिक्रिया के पूर्व का द्रव्यमान भी 100 ग्राम, अभिक्रिया के बाद का भी द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक। अब इसी क्रम में दूसरा नियम आएगा, स्थिर अनुपात का नियम। इसी में रासायनिक संयोग के नियम में दूसरा नियम आएगा स्थिर अनुपात का नियम। हो गया ना? स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा नियम आएगा स्थिर अनुपात का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। ये क्या चीज है? स्थिर अनुपात का नियम। 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ा गया है, यहां भी पढ़ना है। सब लोग 9th पढ़ के ही आए होंगे। स्थिर अनुपात का नियम क्या है कि यौगिक जो बनते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से बने, चाहे वो कितनी भी मात्रा में बने, 1 मोल बने, 100 मोल बने, 200 मोल बने, कितनी भी मात्रा में बने, उसमें जो तत्व भाग लेते हैं वो एक नियत अनुपात में भाग लेते हैं, स्थिर अनुपात में भाग लेते हैं। उनका अनुपात नहीं बदलता है। फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने, फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था 1799 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक इनको कहते हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। क्या कहा इन्होंने क्या कहा कि किसी यौगिक में, सीधा एक आंसर देते हैं इसका, उसके बाद फिर दूसरा बताएंगे। किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। अब दूसरे शब्दों में, अब हम यहां पे एक और लिखेंगे, दूसरे शब्दों में एक और देते हैं। परिभाषा में क्या लिखा है? किसी रासायनिक यौगिक में, जो हम पहले बोल रहे थे, किसी रासायनिक यौगिक में
कोई भी रासायनिक यौगिक हो सकता है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाई जाए, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया जाए, किसी भी विधि से बनाया जाए, उसमें विधि नहीं लिखनी है। तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है या स्थिर होता है, नहीं बदलता है। बच्चों, ये जो नियम है स्थिर अनुपात का नियम है, इसे एक और नियम से जानते हैं। इस नियम को, ये चीज बता रहा हूं, इस नियम को अब यहां पे बताऊंगा, निश्चित संघटन का नियम। अब ये मत कहना कि सर पढ़ाए नहीं थे, पेपर में आएगा, तो पेपर में आएगा, ये नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा निश्चित संघटन का नियम क्या है, उदाहरण से परिभाषित कीजिए, तो कोई नहीं कहेगा कि सर नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि निश्चित संघटन का जो नियम है स्थिर अनुपात के नियम का दूसरा नाम है, नियम भी कहा जाता है। उदाहरण लिख देते हैं इसका, ठीक। जल, छोटा सा उदाहरण, कितने लोग जल जानते हैं? सब लोग जानते हैं। पानी, पानी जो है हमारी केमिस्ट्री में हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, H2O, ये जल है। कोई भी जल हो, कितने कहां कहां लोग जल देखे हैं? नल से जल देखे होंगे, नाली में भी पानी जाता है वो भी देखे होंगे, तालाबों में भी देखे होंगे, समुद्र में भी देखे होंगे, नदियों में देखे होंगे। कोई भी जल हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये जो जल है हमें यहाँ मतलब किससे है? ये इसमें हमें मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमें बताना है कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। हमें ये नहीं मालूम है कि जल कहाँ का है, हमने जल का उदाहरण लिया, जल को हम सीधा सीधा मानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके जल के अणु का निर्माण करते हैं। अब ये स्थिर अनुपात का नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, इसकी पुष्टि की जाएगी। हम बात करेंगे यहाँ पे H+O gives H2O। अब हम ये देखें कि जो H है वो H2 है, जो O है वो हाफ O2 है, यानी H के जो भार हैं, H के जो भार हैं, एक H का भार होता है 1.008, हम इसको 1.0 ही लिखते हैं, और इसका एक परमाणु O2 जो होता है, इसके एक परमाणु का भार होता है 16। तो हमने यहां पे लिखा O2, तो यानी 16 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 1 O धन 1 O, 16 धन 16, तो ये हो जाएगा 32। मैंने यहां पे लिखा हाफ O2, मतलब एक ही ऑक्सीजन यहां लिया जाएगा, यानी इसका 16 ग्राम ही लिया जाएगा। और यहाँ पे H2, यानी एक H तो है ही, यानी H धन H, यानी हमें यहाँ पे 2 ग्राम लेना है। अब बच्चों ध्यान देना है, यहाँ पे 2 ग्राम H2 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, इनका द्रव्यमान क्या है? नहीं बदल रहा है, समान है, यानी चाहे हम 1 बनाए चाहे हम 20 बनाए, इसमें जो H और O का जो अनुपात होगा, द्रव्यमात्मक अनुपात या भारात्मक अनुपात होगा, वो 2 संबंधे 16 का होगा, या इसको 1 संबंधे 8 भी कह सकते हैं। यानी हम चाहे जल का एक अणु बनाए चाहे जल के अनेक अणु बनाए, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा उसका जो अनुपात होगा वो 1 संबंधे 8 होगा।
अगर हम इसको 2 करेंगे तो ये भरेगा। जैसे हम या दूसरा 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे तो 2H2, तो हम यहाँ पे हाफ नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सीधे लेंगे O2 और हम बनाएंगे यहाँ पे 2H2O। तो अब यहाँ पे 4 ग्राम हो गया और यहाँ पे हो गया 32 ग्राम, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 32 ग्राम। तो अब ये यहाँ पे जो अनुपात दिखाई देगा आपको 4:32। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको समराइज करें, काटें, तो यह सामने निकल के आएगा 4 एकम 4, 4/32। हमारा जो अनुपात क्या आया 1:8। कितना भी लेंगे, अगर हम लेंगे, हम बहुत ज्यादा बनाएंगे तो उसी मात्रा में इसको भी बढ़ाएंगे, उसी मात्रा में इसको बढ़ाएंगे, लेकिन जो उसका रेशियो आएगा वो 1:8 का रेशियो आएगा। ठीक, इसके बाद नियम आएगा गुणित अनुपात का नियम, नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।